हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अल्फा मेंटोर्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास है, कुछ आपको बेसिक्स आइडिया दूंगा मैं पढ़ाई का, कैसे पढ़ाई करनी है। वैसे आप सब बहुत बड़े हो चुके हैं, 11th क्लास पास करके आए हैं, तो आपको आइडिया मिल चुका होगा पढ़ाई कैसे करनी है। फिर भी एक थोड़ा सा मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन अपन रखते हैं कि 11th में जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा, जैसे भी पढ़ा है ना, एक मैं आपको ये बता दूं कि 12th की फिजिक्स 11th के कंपैरिजन में आपको बहुत इजी लगने वाली है, क्योंकि इजी है और मैं पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इस सेगमेंट को, जैसे 11th का पोर्शन था, उसको आप अगर पढ़ रहे थे तो चीजें आप देख सकते थे। मोशन थी, गाड़ी गति कर रही थी, तो आपको लगता था कि यहाँ गाड़ी गति कर रही है, आप उससे अंदाजा लगा सकते थे। यहाँ पे क्या होगा, एकदम ही नया खेल हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे ऐसी यूनिट जो बेस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है, आपको पता नहीं है, मैं कह दूंगा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गया, आपके दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उससे बचने का, उसको दूर करने का एक तरीका बताऊं कि चीजों को विजुअलाइज करना, इमेजिन करना सीखो। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक फील्ड बना हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बनी चाहिए कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन बैठा है सेंटर पे और उसके चारों तरफ ऐसा एक फील्ड बना हुआ है जिसपे बाकी इलेक्ट्रॉन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो आपके दिमाग में दिखना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, भगवान दिखाई थोड़ी दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान नहीं है ना। तो सेम वही पॉइंट है अपने साइंस और उसके रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, कि चीजें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। हर ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम, जिसके परमाणु, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। तो इस वजह से अपने को चलना है। आई बात समझ में? जैसे मैं पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा डेफिनेशन बोलने की, आप थोड़ा स्लो बोलूंगा, आप उसको बराबर लिखते रहना, तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना और उस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना। जैसा डायग्राम बनेगा अच्छा, और उससे बेटर अगर आप बना सकते तो बहुत अच्छी बात है, उस डायग्राम को आप बनाएं। अलग अलग पेंसिल, पेन, कलर का पेन लेके बैठे, थोड़ा सा अच्छा होमवर्क नोट्स बनाएं ताकि आप खुद पढ़ने बैठे तो आपको अच्छा लगे, है ना। तो ये चीजें जरूरी है पढ़ने से पहले कि कैसे अपने को पढ़ना है। अब बात करते हैं अपना जो पार्ट है, जो सेगमेंट है फिजिक्स जो है 12th क्लास की, उसको आप कैसे पढ़ेंगे, कितने यूनिट्स में, किस बेसिस पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो यूनिट है या जो टॉपिक है अपना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व। एक पूरा ही सेगमेंट आता है जिसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं। इस वैद्युत चुंबकत्व के अलग अलग भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको आप कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अपने राजस्थान बोर्ड के शुरू के 4 चैप्टर। एक आता है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, और तीसरा जो पोर्शन, तीसरा जो सेगमेंट आता है वो है अपना विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगे बनने लग जाएगी दिमाग में, पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ेंगे अपन, दिखने लग जाएगा कि वेव जा रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस हिसाब से अपने को पढ़ना है। ये यूनिट इन सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और हर सेगमेंट को आप अपने तरीके से पढ़ेंगे। वैद्युत चुंबकत्व में ये किस चीज पे बेस है? वैद्युत का मतलब आ गया यहां पे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और चुंबकत्व का मतलब ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन के जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, उनकी बात करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन के गुणों से ही ये प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो बेस, आधार की अपने लिए हो गया यहां पे इलेक्ट्रॉन। बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम छोटा सा मास रहता है, कुछ इसका द्रव्यमान आवेश रहता है, लेकिन आप देखेंगे ये बड़े बड़े काम कर देता है भाई। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपने को क्या स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉन जो होगा अपना, वो होगा स्थिर अवस्था में,
बैठा होगा अपनी जगह पे, आराम फरमा रहा होगा सोफे पे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसको आप कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। चुंबकत्व के अंदर आप देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक समान वेग से गतिशील हो रहा है, v वेग से वो जा रहा है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जब वो स्थिर अवस्था में होगा तो इसकी जो अध्ययन करेंगे आप, जिस भाग में इलेक्ट्रॉन के स्थिर होने का अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। जिस भाग में इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे चुंबकत्व। v वेग से गतिशील, गतिशील का मतलब v वेग से गतिशील, एक फिक्स स्पीड से जा रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा होता है, एक्सेलरेशन, वेग जो है वो उसका बढ़ता जाए तो वो क्या करेगा, तरंगे उत्सर्जित करेगा। तो इन 3 सेगमेंट में ये अपना जो यूनिट है जो बंटी हुई है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। स्थिर वैद्युतिकी में एक तो आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे निकलता है, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, इसी में एक और पार्ट आता है गाउस का नियम। नए नए वैज्ञानिकों के नाम आप सुनेंगे, नए नए नियम पढ़ेंगे, अच्छे से उसको नोट डाउन करना। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, पोटेंशियल, इन सब के बारे में छोटी छोटी डेफिनेशंस आपने पढ़ी है अभी तक 10th तक, है ना। अब उसको बहुत ही बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ 11th में आ गए होंगे आपके। और चौथा आता है इसमें वैद्युत या विद्युत धारिता। ये सारे मिलकर बनता है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, मतलब आवेश गतिशील हो रहा है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी आ गई, विद्युत धारा बन गई, उसके बारे में। परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, जो सर्किट बनता है, अलग अलग तरीके के आप इक्विपमेंट काम में लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एक आएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, थोड़ा बहुत आपने इसका आइडिया लिया है 10th में, इस बार बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे। फिर इसी की एक यूनिट आती है इसी नाम की चुंबकत्व, पदार्थों के बारे में, चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे हम। आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब आप जैसे जनरेटर वगैरह है, ये किस सिद्धांत पे कैसे कार्य करते हैं, वो सब इसके अंदर आप पढ़ना सीखेंगे। और लास्ट यूनिट हमारी इसमें आती है प्रत्यावर्ती धारा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, नॉट अपने घर वाला एसी नहीं, प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा 2 तरीके से पढ़ी जाती है, 2 अलग अलग टाइप की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। तो इसमें अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। और ये जो सेगमेंट है ये पूरा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जैसे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, त्वरित होता है, तो एक्स रे बनती है। कुछ इसमें गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW एक अपनी यूनिट है, BMW नहीं, EMW, ठीक है, वो भी लेंगे कभी इन फ्यूचर, अभी हम EMW की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये अपने क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरी यूनिट है वो इन तरीकों से इन भागों में बंटी हुई है। एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम आएंगे सेकंड पोर्शन पे, जिसमें आ जाता है आपके प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा था। नया एक कॉन्सेप्ट आएगा तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। लाइट का एक नया ही आप रूप देखने को मिलेगा अपने को, आपको मिलेगा, मैंने तो देख रखा है।
फिर आएंगे हम जो सेगमेंट है उसको आप कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स या आधुनिक भौतिक विज्ञान, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक आप देखेंगे जो आप पढ़ चुके हैं 11th में केमिस्ट्री के अंदर। परमाणु संरचना, ठीक है, न्यूक्लियस, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक आएगा अपना रेडियो सक्रियता, उसके बारे में समझेंगे क्या होता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, दिवाली वाले नहीं, जो एक्चुअल में जो परमाणु बम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक आएगा अपना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर, जिसमें अर्धचालक, जो आपके मोबाइल की चिप है, कंप्यूटर चिप है, जिसपे बेस है, वो सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक पार्ट आएगा। ये सारा मिलाकर अपनी 12th क्लास की फिजिक्स बनती है। एक छोटा सा ओवरव्यू, एक छोटा सा बेसिक आइडिया लिया अपन ने, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूं। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अच्छा डायग्राम बनाइए, नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है पूछता जाइए, आपको उसका आंसर भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो यूनिट है वैद्युत चुंबकत्व के अंदर स्थिर वैद्युतिकी, उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका हम शुभारंभ करेंगे आज की क्लास में। तो उसमें आपको एक ही कीवर्ड याद रखना है कि अपना जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए। तो टॉपिक है अपना, यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। ये बेस है अपने हमारे आवेश के ऊपर। आवेश जिसको कहते हैं चार्ज इन इंग्लिश, क्यू से डिनोट होता है। कहीं पे कैपिटल क्यू दिखेगा, कहीं पे स्मॉल क्यू दिखेगा। क्यू मतलब चार्ज। अब चार्ज क्या है, कहां से आया, इसका इतिहास क्या रहा, थोड़ा बहुत आइडिया ले अगर, तो देखिए क्या हुआ था कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व, जब 0, 1, 2, 3 ईयर स्टार्ट हुआ था, उससे भी 600 साल पहले जो यूरोपियन कंट्री थे, उसमें ग्रीस था, यूनान, वहां पे लोगों ने एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कहते हैं अंबर या फिर आबनूस, वो देखा। हिंदी में कुछ बुक में आबूस लिखा होता है, कहीं पे आबनूस लिखा होता है। एक ऐसा सब्सटेंस उन्होंने देखा और ये देखा कि इसके ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट जो थे वो चिपके हुए थे ऐसे कहीं कहीं पे। मतलब इसने ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को क्या कर रखा था, आकर्षित कर रखा था किसी न किसी तरीके से। तो इनिशियली इतने साल पहले टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं, नॉलेज इतना था नहीं, तो इनको लगा कि या तो ये कोई मैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ है, क्या है ये, कोई चुंबकीय पदार्थ है, या कोई अन्य पदार्थ है, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में अपने को पता नहीं है। और नहीं पता था उस वक्त लोगों को। चुंबकीय पदार्थ में फेरिक मतलब आयरन आ जाता है, कोबाल्ट है, निकल, ये सारे आते हैं। तो कहानी समझ आनी बंद हो गई कुछ समय तक, तो कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे क्लियर होता गया कि ये जो है ये कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि ये कुछ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जैसा बनाने लग गया और ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लग गया। तो वहां से चार्ज की जो अवधारणा है वो शुरू हुई। तो चार्ज की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें आवेश की, तो उसको आप क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग गया था। जैसे एक इसका एग्जांपल है आकर्षण। इसने अट्रैक्ट कर लिया इन सब्सटेंसेस को, इन ऑब्जेक्ट्स को। तो उन्होंने कह दिया कि भाई चार्ज या आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का गुण है। किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेसिफिक कोई एक पदार्थ होगा, किसी भी पदार्थ में ये गुण आ सकता है, आप में, मुझ में भी आ सकता है कि आप
अट्रैक्ट करने या आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाए। अपने अंदर नहीं विजिबल हो पाता, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा चालकों के अंदर, बात करेंगे उसकी भी। तो ये क्या है अपना, ये है अपना आवेश। अब आवेश जो है वो किस पे बेस है, कौन से कण पे, पार्टिकल पे? तो उसके लिए परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट जो आपने 11th में पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, ऐसा आप पढ़ते हैं, चलो ठीक है। एटम जिसको आप कह रहे हैं, परमाणु का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा होता है कि जितना भी इसका धनावेश है, धन आवेशित कण है, और लगभग इसका द्रव्यमान केंद्र पे रहता है अंदर। तो ये तो है नाभिक, और इस नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक हो गया मान लो, इस नाभिक में बैठे होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये अपना नाभिक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है। यहां पे हम बात करेंगे 3 अलग अलग कणों की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर इसमें और भी ऐसे कक्ष बने होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे भी ऐसे, लेकिन जो केंद्र होगा, नाभिक होगा, उसमें बैठा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे बेसिक पार्टिकल्स हैं, कुछ मूलभूत कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा माना जाता है कि अविभाज्य कण है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फिर भी आप जब पढ़ेंगे कभी कुछ टॉपिक हायर क्लासेस में विभाजित किया जा सकता है, क्वार्क कण कहते हैं उसको, वो अपने काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते, अपने को इस बात का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल, आप सोचो उसको तोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता अभी। अब ये जो परमाणु है ये होता है वैद्युत उदासीन। इसके वैद्युत उदासीन होने का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन है उनका परिमाण इलेक्ट्रॉन का परिमाण बराबर होता है, जिसको E से लिखते हैं, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और E को कहते हैं आवेश का क्वांटा। पढ़ेंगे इसको भी आप। दोनों की ध्रुवता अलग अलग है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो ध्रुवता है अलग होती है। ध्रुवता भी देखेंगे क्या होती है। तो ये परमाणु होता है वैद्युत उदासीन, ठीक है। इनिशियल केस में अंदर रहेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में, और बाहर घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो इनका आवेश तो आपने देख लिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये फिक्स वैल्यू है, याद रखनी है। और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन को आप कहेंगे उदासीन कण। हम दो टर्म की दो टॉपिक की बात करेंगे, अनावेशित और उदासीन। ये कैसा है? ये उदासीन कण होता है। इनका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 के अराउंड इंटू 10⁻27 केजी, और न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻27 केजी। फ्रैक्शन में देखा जाए तो न्यूट्रॉन सबसे भारी, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जब न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आप देखिए इनमें पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट का डिफरेंस है। तो मैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर लिखता हूं प्रोटॉन के द्रव्यमान के। आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकता कोई भी, ऐसा आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में?
तो ये आइडिया लिया हमने परमाणु का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान, इनका आवेश, इलेक्ट्रॉन का क्वांटा, ये सब वैल्यूज हमने देखी। क्यों देखी हमने ये वैल्यू? किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के दो तरीके होते हैं। देखिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। ये उदासीन है ना, उदासीन का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे संख्या में, तो वो उदासीन है। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण। यहां देखा आपने, सपोज दैट मैं या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। एक तो ये तरीका हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर या इलेक्ट्रॉन देकर आप वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। या फिर मैंने इसमें से निकाला प्रोटॉन, गौर कीजिए, हालांकि डाउट आएगा कुछ को, अभी बताऊंगा मैं। या आपने प्रोटॉन को निकाला तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ये ऋणावेशित, या प्रोटॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हुए और ये धनावेशित। लेकिन प्रोटॉन का निकालना और प्रोटॉन का ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल काम है। ऑलमोस्ट आप ऐसा नहीं पढ़ पाएंगे इस लेवल पर कि प्रोटॉन निकला या प्रोटॉन गया। हाँ, अगर सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो वहां पर कहानी बदल जाती है। तो हमारे लिए क्या कन्वीनियंट है, इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन का देना? तो इलेक्ट्रॉन निकला या इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब इसमें क्या गया? आवेश गया। तो इसीलिए हम आवेश का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे जिसमें ये लिखा होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ही वस्तु आवेशित होती है। तो ये मेरा रीजन था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझाने का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, सपोज दैट कि अपने पास ऐसी कुछ कहानी है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, बराबर है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया यहां से, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो धनावेशित हो गया। मैंने क्या किया, इनको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम रह गए, तो वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। ऐसा भी किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन का देना या लेना ही पॉसिबल होता है, इजी रहता है, एनर्जी देकर आप उसको ऐसा करवा सकते हैं। वो पढ़ेंगे, वो तरीके भी समझेंगे कि कैसे आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो आई कहानी किसकी? आवेश की। समझ में आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का अभिलाक्षणिक गुण। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बार बचपन में आप क्या करते हैं, बलून फुलाते हैं, सिर से रब किया और फिर उसको दीवार पे चिपका देते हैं, है ना। या फिर कागज के टुकड़े लिए, स्केल को रब किया और कागज के टुकड़ों पे ले जाते हैं, और टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन है आवेश। जब आपने बलून को रब किया ना, तो एक एक्टिविटी हुई, घर्षण, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? चार्ज हो गया। स्केल को रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और उसमें भी आवेश आ गया। सर्दियों की बात कीजिए, जब आप स्वेटर उतारते हैं तो आपको स्पार्क की आवाज आती है। वो क्या है? वो चार्ज का ट्रांसफर, फ्रिक्शन से चार्ज ट्रांसफर, घर्षण। फ्रिक्शन मतलब घर्षण से चार्ज का, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। ये कहानी है इस पॉइंट को समझने की। क्लियर? अब बात करते हैं आवेश के गुण की, प्रॉपर्टीज की। आवेश के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, कुछ ना कुछ तो इसकी बात होगी, तभी ये चर्चा में बना हुआ इतना। तो क्या इसकी बातें हैं वो हम समझेंगे कि भाई किस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है या आवेश है वो चर्चा में बना हुआ है, पता तो लगाएं। तो बात करते हैं, टॉपिक लिया हमने आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आवेश जो है, इसको आप ऐसा लिखें या ऐसा कहें कि एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, वस्तु का गुण है। गुणी भाई, एटम अगर आवेशित है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी, गुण है। और इस भौतिक राशि में इसका एक परिमाण होता है। परिमाण का मतलब इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, और साथ में इसका मात्रक होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि ऐसी है जिनका मात्रक नहीं होता लेकिन आवेश का मात्रक होता है। वहां पे आपने ये भी समझा कि अदिश और सदिश दो टाइप की राशियां होती है। तो उस बेसिस पे भी देखें तो आवेश कैसा है? ये एक अदिश राशि है।
अदिश राशि का मतलब क्या आ गया? अदिश राशि का मतलब ये आ गया कि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करेगा। क्या होता है? सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करेगा। चलो भैया कोई बात नहीं, नहीं कर रहा ना, सही मर्जी है इसकी। तो किसका पालन करेगा? ये पालन करता है बीजगणितीय योग का, अलजेब्रिक सम। ये बीजगणितीय योग का पालन करता है। अब अगर आपने 11वीं में अच्छे से वेक्टर पढ़ा है तो सदिश के कुछ नियम होते हैं जोड़ने के, वो यहाँ पे नहीं लगेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब इसका जैसा नेचर है, जैसा व्यवहार है, वैसे ही आप इसको ट्रीट करें। कोई अच्छा आदमी है तो अच्छे से ट्रीट करें, कोई अगर बुराई कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वैसे ट्रीट करें। तो आवेश के बारे में, जब टाइप के बारे में आप पढ़ेंगे तो आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। आवेश पॉजिटिव है उसको प्लस करें, नेगेटिव है उसको आप माइनस कर दें। ये बीजगणितीय योग है इसका एक्चुअल में। तो देखा आपने, एक तो भौतिक राशि है, परिमाण मात्रक होगा, वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करेगी, बीजगणितीय योग के नियम का पालन ये करेगा। कौन करेगा? आवेश अपना। एक गुण आता है इसका, एक प्रॉपर्टी आती है योज्यता, एडिटिविटी या योज्यता। क्या कहती है योज्यता? लैंग्वेज से देखें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब क्या कह दिया सर? विलगित निकाय, सब बीजगणितीय योग। विलगित निकाय का मतलब जिसका कहीं से कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो आपने 11th में पढ़ा है विलगित निकाय के बारे में। ये अपना कोई विलगित निकाय है, +2 कूलम, -6 कूलम, +11, -3, +6 कूलम, ऐसा आवेश है। इतने आवेश इसमें प्रेजेंट है और मैंने ये कह दिया कि इसका कुल आवेश कितना होगा बताइए। तो एक टाइप के आवेशों को जोड़िए, दूसरे वाले को उसमें से घटा दीजिए। 2, 11 और 6 पॉजिटिव है, तो 2 + 11 + 6 जोड़े, इसमें से माइनस कर दिया 6 और 3, 6 और 3 को अलग जोड़ा और माइनस कर दो। क्यू टोटल कितना आ जाएगा? देखो 11 और 6 17 और 2 19, -9, तो क्यू कुल कितना आ गया? 19 में से 9 गया 10 कूलम। तो एडिटिविटी का मतलब पॉजिटिव है, धनावेश है, जोड़ दीजिए, नेगेटिव है उसमें से घटा दीजिए, रिमेनिंग जो हो गया वो अपना आवेश आ गया। तो योज्यता क्या कहती है कि अगर बहुत सारे आवेश प्रेजेंट है जोड़ दीजिए। अगर मान लो ऐसा हो कि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर आ गए, फिर धनावेश और ऋण आवेश बराबर है, तो क्या होगा? मान लो ऐसा हुआ, विलगित निकाय था, प्लस का 11, -9 कूलम और माइनस का 2 कूलम। तो क्यू कुल क्या आया? 11 - 11 0 आ गया। 0 को आप यहां पे क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे या फिर अनावेशित कहेंगे? ये होगा अनावेशित, उदासीन नहीं कहेंगे। उदासीन का मतलब किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। अनावेशित का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर 0 बन गया। ये गुण है इसका, जिसको आप कहते हैं योज्यता। सारे आवेशों को जोड़ो, पॉजिटिव है प्लस करो, नेगेटिव है माइनस कर दो। आई कहानी समझ में? अब बात करते हैं आवेश के कुछ मात्रकों की और विमाओं की। भौतिक राशि है, मात्रक होंगे।
आपने 11वीं क्लास में अलग अलग इसके मात्र सिस्टम पढ़े होंगे यूनिट के, तो हर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करें, इसकी यूनिट देखें। तो आ जाएगा आवेश के मात्रक और विमा। अगर आपको याद हो, आपने विद्युत धारा का एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस के अंदर, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से मैंने आवेश का एक फॉर्मूला बनाया I इंटू T। ठीक है, देखिए विमा क्या बनेगी इसकी, आवेश की, I एक जो है मूल मात्रक है, एक मूल भौतिक राशि है धारा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर 1 t टाइम सेकेंड A1 T1, या आप ऐसा लिखते हैं M0 L0 T1 A1। तो यहां से इसका जो मात्रक बनता है वो है कूलाम। C से आप डिनोट करेंगे, एक वैज्ञानिक थे कूलॉम्स लॉ, आवेशों के बीच में बल का एक नियम दिया था, तो उनके नाम से इसकी एक यूनिट बन गई कूलाम। ठीक है, और अगर आप बात करें तो इसकी और कौन कौन सी यूनिट बन सकती है इस फॉर्मूले से, यहां से बनेगा एम्पियर, यहां से बनेगा सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड, और ये बराबर होता है कूलाम के। तो एक कूलाम बराबर यहां से बनता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। मतलब क्या है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो उसमें जो उपस्थित आवेश होगा वो 1 कूलाम होगा। ठीक है, इसके प्रायोगिक मात्रक की बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जो एक्चुअल में यूज आ रही है, ये होती है एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू घंटों के बराबर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू 1 घंटे को आप 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या बना, 3600 एम्पियर इंटू सेकंड। ये भी एक यूनिट है जो आप काम में लेंगे, किसकी, आवेश की। क्लियर। और यूनिट की बात करते हैं, एक सिस्टम है जिसमें इसकी यूनिट आती है EMU लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, मतलब स्थिर चुंबकीय मात्रक, या फिर इसको कहते हैं परम कूलाम, इंग्लिश में बनता है एब्सोल्यूट कूलाम, या फिर इसको लिखते हैं AB कूलाम, इस वजह से लिखा जाता है। ये भी एक आवेश की यूनिट है। और एक AB कूलाम 10 कूलाम के बराबर होता है। EMU, AB कूलाम, परम कूलाम, स्थिर चुंबकीय मात्रक, ये बन गया अपना एक AB कूलाम 10 कूलाम के बराबर। आपने सिस्टम पढ़े थे 11th में, CGS, MKS, FPS, SI सिस्टम। तो कूलाम के लिए अगर मैं CGS की बात करता हूं, CGS सिस्टम में, तो इसका जो मात्रक है उसको आप कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी मीडियम में अपना बनेगा स्थिर वैद्युत मात्रक, जिसको आप कहते हैं स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम या ST कूलाम, या फिर इसका एक और नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है, या फिर आप इसको लिख दे ESU। ये भी चार्ज की एक यूनिट है, और ये सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा मेंबर है आवेश की यूनिट के इस परिवार का। सबसे छोटा मात्रक लिखते हैं
1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या फिर ये बराबर होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने आवेश को पॉजिटिव नेगेटिव कहा था, उनके नाम में है, उनके सम्मान में है। और तीसरी यूनिट होती है इसकी 3 × 10⁹ ESU। सबसे छोटी यूनिट आवेश की ESU, स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन आप कह सकते हैं। एक और स्पेशल यूनिट नोट डाल के लिखिए, काफी अच्छी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, फैराडे। माइकल फैराडे के नाम से है, कैपिटल F से आप डिनोट करेंगे फैराडे। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर है, और ये है अपना सबसे बड़ा मात्रक। किसका? आवेश का। फैराडे, ये वर्ड याद रखना। एक जब आप अपन आगे पढ़ेंगे तो धारिता का एक चैप्टर आएगा जिसमें एक नाम आएगा फैराड। फैराड अलग है, फैराडे अलग है। फैराडे मात्रक है किसका? आवेश का। फैराड किसका मात्रक होगा? धारिता का। तो सबसे बड़ी यूनिट आ गई फैराडे, सबसे छोटी यूनिट आ गई अपने पास में स्टेट कूलम, और फिर आपने EMU के बारे में पढ़ा, प्रायोगिक मात्रक पढ़ा। SI में कूलम है अपने पास, ये रहा कूलम। तो ये सारे आवेश की क्या हो गए? मात्रक हो गए। इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। कल की क्लास में आवेश के कुछ और मात्रकों के बारे में, कुछ और मात्रक नहीं, सॉरी, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू।